आज से हम ज्योग्राफी का सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो लेक्चर है ये एनसीईआरटी और जीसी लियोंग के ऊपर बेस्ड है। और ये नोट्स मैंने इस तरीके से बनाए हैं कि आप इस पूरे नोट्स को 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। इसमें फ्लो चार्ट्स हैं और लास्ट में आपको एक माइंड मैप मिल जाएगा चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेक्चर को। और अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रहता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम जो पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है थियरीज ऑफ अर्थ ओरिजिन, जिसमें अर्ली थियरीज रहेंगी जो सबसे पहले आई थी, जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस, रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। ठीक है, फिर कुछ मॉडर्न थियरीज आई जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी आपकी बिग बैंग थियरी, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्टार फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर हम प्लैनेट फॉर्मेशन भी देखेंगे। फिर अपने सोलर सिस्टम के बारे में हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे और कुछ फैक्ट्स को जानेंगे यहाँ पे हम। फिर हमारा जो अगला सब सेक्शन रहेगा वो रहेगा अर्थ को लेकर के, जिसमें हम ओरिजिन ऑफ लाइफ, फिर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये देखेंगे। फिर स्टैंडर्ड टाइम हम देखेंगे क्या होता है। फिर अर्थ पे कौन कौन से हीट जोन्स हैं वो देखेंगे हम। एक्लिप्सेस देखेंगे हम, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स कितने तरह के होते हैं ये भी देखेंगे। फिर हम हीट जोन्स ऑफ अर्थ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है थियरीज ऑफ अर्थ्स ओरिजिन। ठीक है, अब इसमें दो तरह की थियरी में, एक अर्ली थियरीज हैं जो पहले आई थी और एक मॉडर्न थियरीज। तो जो अर्ली थियरीज हैं उसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है नेबुलर हाइपोथेसिस। और नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था? ये इमैनुअल कांट की थियरी है। असल में हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस जब तक कोई चीज़ प्रूव नहीं होती तो उसे हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो जो ये नेबुलर हाइपोथेसिस है ये इमैनुअल कांट का है और इसमें इन्होंने बताया था कि जो प्लैनेट्स हैं वो स्लोली रोटेटिंग क्लाउड्स ऑफ मटेरियल से बने हैं जो कि एसोसिएटेड है यूथफुल सन से। इसका मतलब जब सन बन रहा था तो उस वक्त जो इसके आसपास जो मटेरियल थे उससे क्या हुआ, प्लैनेट्स बने थे। ठीक है, तो उसको हम लोग और अच्छे से देखते हैं यहाँ इस डायग्राम में कि आखिर ये थ्योरी कहना क्या चाह रही है। तो शुरुआत होती है कि पहले क्लाउड ऑफ मटेरियल था जिसमें डस्ट है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गैसेज हैं डिफरेंट टाइप्स की। तो इसमें इन सब पार्टिकल्स के अंदर जो ग्रेविटी है वो इन सबको आपस में एक दूसरे के पास खींचने की कोशिश करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये एक डिस्क का फॉर्म ले लेती हैं। ये जितना भी आपका क्लाउड है मटेरियल का वो डिस्क का फॉर्म ले लेता है। फिर क्या होता है कि इस डिस्क का जो सेंट्रल पार्ट है ना वो आपका सन बनाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल पार्ट सन बनाता है और जो आउटर पार्ट है वो प्लैनेट्स को बनाता है। ठीक है, वो जब कलेक्ट हो जाते हैं तब वो प्लैनेट्स को बनाता है। तो इस थियरी में यही कहा गया है कि जो मटेरियल था, सपोज ये ऐसे मटेरियल था, ये धीरे धीरे कंडेंस हुआ, कंडेंस हो करके इसका जो सेंट्रल पार्ट था वो तो बन गया सन, बट जो अगल बगल के जो मटेरियल थे वो कंडेंस हो करके वो प्लैनेट्स का शेप ले लेते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब इस थियरी में आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, पहली चीज नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था, किसकी थियरी है, ये इमैनुअल कांट की है। और दूसरी बात कि इस थियरी में है क्या, इस थियरी में बस इतनी सी बात याद रखनी है कि रोटेटिंग क्लाउड्स थे मटेरियल के जो कि यूथफुल सन से एसोसिएटेड थे। ठीक है, फिर बाकी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। प्रोटोसन हम उस सेंट्रल पार्ट को कहते हैं जो प्रोटो मीन्स होता है इनिशियल। ठीक है, शुरुआती जो बनता है उसे कहते हैं प्रोटो। तो इसीलिए प्रोटो, जैसे हम बात करते हैं प्रोटो हिस्ट्री की तो मतलब अर्ली हिस्ट्री, प्रोटोसन मतलब अर्ली सन, फिर सन जो है धीरे धीरे डेवलप होता है। ठीक है, अपने जो आज के एक्चुअल फॉर्म है उसका, उस फॉर्म में धीरे धीरे वो डेवलप होता है और जो आउटर मटेरियल्स जो बच जाते हैं उससे हमारे प्लैनेट्स बनते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी नेबुलर हाइपोथेसिस की।
अब हमें जो बात करना है वो है हमारा अगला थियरी जो है वो है रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इसमें भी फिर से वही चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये किसने दिया था और इस थियरी में है क्या, बस इतना ही। तो पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो थियरी है ये ऑटो श्मिट और कार्ल वाइजास्कर ने दी थी। ठीक है, अब इस थियरी में क्या है, ये रिवाइज्ड वर्जन है नेबुलर हाइपोथेसिस का, मतलब इसमें कुछ एडिशन या कुछ चेंजेस किए गए थे। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा जो सन था वो सराउंडेड था सोलर नेबुला से। नेबुला क्या होता है, बेसिकली नेबुला होता है क्लाउड ऑफ डस्ट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस में कि सन पहले सराउंडेड था सोलर नेबुला से जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट थे। ये सब आपस में फ्रिक्शन और कोलिजन इन्होंने किया जिसकी वजह से प्लैनेट फॉर्म हुआ। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा गया अक्रीशन। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आएगा कि अक्रीशन प्रोसेस किस थियरी से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान देना है, याद रखना है कि रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस से। तो यहाँ पे जो काम की बात थी कि किसने दिया था, ऑटो श्मिट और कार्ल वाइजास्कर ने। और दूसरी बात कि सन जो है वो सोलर नेबुला से सराउंडेड था जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट था। फ्रिक्शन एंड कोलिजन हुआ जिसकी वजह से प्लैनेट्स फॉर्म हुए। ठीक है, बस इतना जानना है आपको और ज़्यादा गहराई में जानना है। तो पहले हमने नेबुलर हाइपोथेसिस देखा, फिर हमने यहाँ देखा रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस। दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ कंडेंसेशन होता है मटेरियल्स का, यहाँ पे अक्रीशन होता है। यहाँ मतलब पार्टिकल्स इकट्ठा होते हैं एक दूसरे के साथ। अब हम अगली थियरी की तरफ चलते हैं। अगला जो है वो है प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस। इसको जो इस थियरी को दिया था, इस थियरी को चेम्बरलिन एंड मोल्टन ने दिया था। ठीक है, और इनका जो कहना था, उनका ये कहना था कि एक वॉन्डरिंग स्टार था जो सन को अप्रोच करता है। सपोज कीजिए कि हमारा सन था। अब ये थियरी बताती है प्लैनेट कैसे बने। ठीक है, हमारा जो सन था यहाँ पे था, क्या होता है कि इनके हिसाब से एक दूसरा स्टार जो है यहाँ से बगल से गुजरता है सन के। तो जब ये बगल से ऐसे गुजर रहा होता है तो यहाँ से क्या होता है कि ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ दिस स्टार यहाँ से कुछ मटेरियल जो है ये अट्रैक्ट कर लेता है और ये निकल आता है, बाद में सेपरेट हो जाता है इस सन से। ये जो मटेरियल सेपरेट होता है ये फॉर्म में रहता है, सिगार शेप्ड रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको सिगार शेप्ड थियरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो सिगार शेप्ड मटेरियल निकलता है, ये मटेरियल बाद में धीरे धीरे सन के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है और रिवॉल्व करते करते इसमें से धीरे धीरे प्लैनेट फॉर्म होते हैं। ये जो मटेरियल था धीरे धीरे कंडेंस होता है। ठीक है, तो ये रहती है हमारी प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसको चेम्बरलिन और मोल्टन ने दिया था और इसको वॉन्डरिंग स्टार हाइपोथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि वॉन्डरिंग स्टार यानी कोई भटकता हुआ कहा जाता है। स्टार जो है घूमता हुआ, वो सन के बगल से पास हुआ था, फिर इसने जो है अट्रैक्ट कर लिया था कुछ सन का मटेरियल और ये इसको सेपरेट कर दिया था बाद में जाकर के, जिससे हमारे प्लैनेट्स बनते हैं। ठीक है, अब वही चीज कह रहा है यहाँ पे कि सिगार शेप्ड एक्सटेंशन मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम सोलर सरफेस, और जैसे ही इससे पास हो जाता है ये जो स्टार था, उसके चले जाने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे कंडेंसेशन होता है और ये जो मटेरियल है जो सन सोलर सरफेस से निकला था ये प्लैनेट फॉर्म में लेता है। ये हमारी तीसरी थियरी थी। ठीक है, तो पहली थी हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस, फिर हमारा रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस, फिर हमारी प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उसी थियरी का एक डायग्राम है, हम लोग उसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो मटेरियल सेपरेट हुआ है सन से, ये स्टार था जिसको वॉन्डरिंग स्टार कहा गया। इस स्टार के पास से गुजरने की वजह से सन से कुछ मटेरियल जो है सेपरेट होता है जिसको सिगार शेप्ड कहा गया। अब इससे आप नीचे देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है कि ये सारे प्लैनेट्स धीरे धीरे इससे बने हैं। ठीक है, ये इमेज है, इमेज से समझने के लिए। और यहाँ पे हम चीज़ों को शॉर्ट में रख रहे हैं और हम लोग जल्दी जल्दी चीज़ों को इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने की उम्मीद बहुत कम रहती है। बट अगर आता भी है तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे कि थियरीज रिलेटेड आता है कि ये थियरी किसने दी है और इस थियरी में क्या लिखा हुआ है, सिगार शेप्ड थियरी किससे रिलेटेड है।
तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उस बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया रहना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं, हमने अर्ली थियोरीज कर ली हैं 3 थी जिसमें, अब हम लोग मॉडर्न थियोरीज की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडर्न थियोरी में जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट थियोरी है वो है द बिग बैंग थियोरी, ठीक है। द बिग बैंग थियोरी को एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, और इस थियोरी को जो बनाया था उनका नाम था जॉर्ज लेमाइटायर। बाद में फिर एडविन हबल जो थे, जो एस्ट्रोनॉमी में स्टार्स को ऑब्जर्व करते थे, उन्होंने उनके ऑब्जर्वेशनल डेटा से ये प्रूफ किया गया, या इस चीज़ को कह सकते हैं सपोर्ट किया गया। अभी भी कोई भी थ्योरी प्रूव्ड नहीं है कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना है, तो ये भी एक हाइपोथेसिस है, जैसा हमने इसके नाम में भी है। तो जो एडविन हबल थे, उनका जो ऑब्जर्वेशनल डेटा था उससे इस थ्योरी को सपोर्ट किया गया। तो अभी जो थ्योरी मानी जाती है वो मानी जाती है बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि इसके सपोर्ट में हमें एविडेंस ठीक ठाक मिले हैं बाकी सबके कंपैरिजन में, ठीक है। एक तो एडविन हबल है, इन्हीं के नाम पे आपको पता होगा हबल टेलीस्कोप है, ठीक है, जो सबसे पहला और सबसे बड़ा टेलीस्कोप था स्पेस में। और उसके बाद अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, जिसके बारे में कभी बात करेंगे हम। अब यही बात थी कि जो ऑब्जर्वेशनल डेटा था एडविन हबल का, और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये भी एक डेटा है। इस डेटा ने जो है सपोर्ट किया है कि हाँ, बिग बैंग जो हाइपोथेसिस है वो कहीं ना कहीं सच हो सकती है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि किसने बनाया था, किसने सपोर्ट किया था। अब हमें ये देखना है कि इस थ्योरी में है क्या, ठीक है। ये थ्योरी कहती है कि अर्थ यूनिवर्स जो है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो बना था, ठीक है। एक टाइनी बॉल थी जो एक्सप्लोड कर गई और फिर धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है, जिसकी वजह से अभी हमने देखा इसको एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉल थी एक्सप्लोड कर गई, जिसकी वजह से कहा जाता है इसे बिग बैंग, ठीक है। और जो एनर्जी थी, क्योंकि वो सिंगल पॉइंट पे था, तो वो एनर्जी जो थी वो मैटर में कन्वर्ट हो गई, और फिर उसने यूनिवर्स, गैलेक्सीज और स्टार्स और प्लैनेट्स का धीरे धीरे रूप ले लिया, आप कह सकते हैं। और वो जो टाइनी बॉल था उसे यहाँ पे सिंगुलैरिटी कहा गया है। और ये देख सकते हैं आप कि ये जो बढ़ रहा है आगे, इसको कह रहे हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। पहले यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के बाद धीरे धीरे आपके यूनिवर्स फॉर्मेशंस हुए, फिर इन सब में स्टार फॉर्मेशन, फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बिग बैंग थियरी के बाद, ठीक है। तो अर्ली थियरीज में हमने 3 थियरीज देखी, और मॉडर्न थियरीज में हमने एक थियरी देखी बिग बैंग, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हमें जो अगला टॉपिक देखना है वो है स्टार फॉर्मेशन। आखिर स्टार फॉर्मेशन होता कैसे है, इसके बारे में कुछ छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो हमारा अर्ली यूनिवर्स था उसमें एनर्जी एंड मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो अनइवन था, ठीक है। अब इस अनइवन होने की वजह से क्या होता था, सपोज कि यहाँ पे कोई पार्टिकल, कोई छोटा पार्टिकल है, कोई बड़ा पार्टिकल है, यहाँ जो गैस का क्लाउड बनेगा वो बड़ा रहेगा, यहाँ कोई सपोज ये छोटा क्लाउड बना, तो इन सब में क्या होता है कि ग्रेविटी का डिफरेंस आ जाता है। अगर ये बड़ा है तो इसके अंदर ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी, अगर ये छोटा क्लाउड बन रहा है तो इसके अंदर ग्रेविटी कम रहेगी। इवन पार्टिकल के साथ भी, अगर छोटे पार्टिकल हैं तो ग्रेविटी कम है, बड़े पार्टिकल्स हैं तो ग्रेविटी ज़्यादा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे को पुल करते हैं, एक दूसरे की तरफ, ठीक है। ये जब पुल करते हैं तो धीरे धीरे डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गैस का क्लाउड है, ठीक है। ये गैस का क्लाउड आप बीच में देख सकते हैं, आप कोई भी सिग्निफिकेंट लाइट सोर्स नहीं बता सकते। सपोज कि यहाँ एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सब स्टार्स हैं जो बाद में यहाँ पे डेवलप होते हैं। आप सेंटर पे देखेंगे तो आप क्लाउड, गैस क्लाउड देख सकते हैं। यही गैस क्लाउड जो है धीरे धीरे कंडेंस होते हैं, जो स्टार का फॉर्म लेते हैं, ठीक है। अब पहले तो ये पूरी गैलेक्सीज बन गई ये जो है। अब इन सब में आपके जो लोकलाइज्ड लंप प्रिपेयर होते हैं, मतलब अगर यहाँ कोई गैस क्लाउड रहा होगा तो 6 स्टार बनेगा, यहाँ पे एक रहा होगा गैस क्लाउड, वहां से स्टार बना होगा। ऐसे करते करते गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है। मिलियंस बिलियंस स्टार्स हो सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, ये लोकलाइज्ड जो लंप हैं
ये स्टार्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, पहले डस्ट रहता है, डस्ट का क्लाउड रहता है, फिर वो क्योंकि ग्रेविटी काम करती है, एक दूसरे को खींचती है, सारे पार्टिकल्स धीरे धीरे वो कंडेंस होते हैं, इकट्ठा होते हैं, फिर वो एक स्टार का रूप ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है उसकी वजह से लार्ज क्लाउड बनता है। ठीक है, हमने जो बात की कि डस्ट क्लाउड बनते हैं, उसमें ढेर सारी अलग अलग गैसें रहती हैं, हाइड्रोजन रहती है, हीलियम रहती है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन गैस रहती है उसका एक बहुत बड़ा सा क्लाउड बनता है और उस क्लाउड को नेबुला कहा जाता है। ठीक है, अब इस लार्ज क्लाउड में केवल हाइड्रोजन गैस नहीं रहेगी, और भी चीज़ें रहती हैं, बट यहाँ पे सिग्निफिकेंटली हाइड्रोजन गैस का रोल रहता है क्योंकि वो एज अ फ्यूल स्टार का काम करेगी। तो हाइड्रोजन गैस से जो है एक लार्ज क्लाउड बनता है, उसे नेबुला कहा जाता है। अब विद इन नेबुला जो है, ये जो क्लाउड आपको प्रिपेयर हुआ जैसे मैंने बताया, ये लोकलाइज्ड लंप प्रिपेयर होंगे। ठीक है, और ये एज अ स्टार आपका फॉर्मेशन होगा। लंप का मतलब क्या होता है कि कलेक्शन, मतलब एक कह सकते हैं आप गांठ जैसी कोई चीज जब बनती है, इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है, इसे लंप कहा जाता है। और ये लंप धीरे धीरे फॉर्मेशन करता है हमारे स्टार फॉर्मेशन में। ठीक है, फिर आगे वही चीज लिखी है कि ये जो गैस क्लाउड है, यानी हाइड्रोजन का जो गैस क्लाउड है, वो धीरे धीरे कंडेंस होता है और स्टार का फॉर्म ले लेता है। यहाँ तक क्लियर है? हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने देखा थियरीज देखी 3, उसके बाद फिर हमने देखा एक मॉडर्न थियरी देखी, बिग बैंग, फिर हम देख रहे हैं स्टार फॉर्मेशन। हमें देखना है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। हम स्टार्स तक तो समझ गए थे कि नेबुला के अंदर जो लोकलाइज्ड लंप होते हैं उससे क्या होता है कि स्टार फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है, विद इन स्टार जो है, इसके किनारे किनारे जो मटेरियल रहता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसके आसपास प्लैनेट फॉर्मेशन होता है इन सिमिलर वे। ठीक है, तो अब ये जो लंप रहता है, इस लंप का जो कोर पार्ट रहेगा वो आपका बन जाता है स्टार बन जाएगा, और जो मटेरियल रिमेनिंग रह जाएंगे वो बन जाएंगे आपके प्लैनेट्स। ठीक है, ये जो नेबुला का गैस का क्लाउड था, उस गैस क्लाउड के सेंटर पे आपको मिल जाएगा कि एक स्टार बन जाएगा, और फिर किनारे किनारे आपको जो है उसके सराउंडिंग रीजन में आपको प्लैनेट्स बनते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये तरीका है। और ये बनते किस वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से बनते हैं। और जैसे हमने नेबुलर हाइपोथेसिस में देखा था कि एक डिस्क फॉर्मेशन होती है जब क्लाउड रहता है, क्लाउड के बाद एक सेंट्रल कोर बनता है जिसको हमने प्रोटोसन कहा था। प्रोटोसन के किनारे किनारे हमने देखा एक डिस्क क्रिएट हो गई थी, और यही डिस्क आगे चल के जो है हमारे प्लैनेट्स का फॉर्म ले लेती, शेप ले लेती है। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स की बात। स्टार्स जो हैं वो आपके विद इन गैलेक्सीज रहते हैं, और विद इन स्टार्स जो हैं आपको प्लैनेट फॉर्मेशन दिख जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे अपने सोलर सिस्टम के बारे में। इसमें इस सोलर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे। पहला तो हमारा सन है, ठीक है, जो कि हमारा स्टार है सोलर सिस्टम का। फिर 8 प्लैनेट्स होते हैं, और उसमें एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, डस्ट है, और गैसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, एस्टेरॉइड आप मोस्टली पाएंगे मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वहाँ पे। और 8 प्लैनेट्स हैं, और एक प्लूटो जो है उसको हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। उसको हम लोग प्लैनेट इसलिए नहीं कहते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं किसी भी एक सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट कहने के लिए, तो प्लूटो उन पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करता है, तो इस वजह से जो है उसे प्लैनेट लिस्ट से हटा दिया गया था। तो ये हो गया हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। स्टार होता है जो हमारा सन है, 8 प्लैनेट्स हैं हमारे, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, डस्ट है, और गैसेस भी हैं। ठीक है, अब ये जो सोलर सिस्टम है ना, ये ऑर्बिट करता है मिल्की वे को। मिल्की वे वो गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, हमारा सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ है जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, अब इसकी जो लोकेशन है सोलर सिस्टम में वो है आउटर स्पायरल में। किस चीज़ के आउटर स्पायरल में? मिल्की वे के। इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस इमेज में। अगर आप इस इमेज को देख पा रहे हैं तो ये हमारे मिल्की वे का ये कोर है। ठीक है, और ये देखिए स्पायरल है। ठीक है, ये क्लाउड के ये गैस क्लाउड्स हैं,
इसमें धीरे धीरे लोकलाइज्ड, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि स्टार्स फॉर्म होते हैं, इसी तरीके से हमारा एक स्टार फॉर्म हुआ है जो कि हमारा सन है, वो यहाँ पे है, ठीक है। उसकी फॉर्मेशन हुई है और यहाँ पे सन जहाँ पे है यहीं पे हमारा सोलर सिस्टम है, और इसके बगल में जो मटेरियल था उससे हमारे प्लैनेट फॉर्मेशन हुई, जैसे हमने बात की है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि आउटर स्पाइरल में है, ये लोकेशन यहाँ है, ठीक है। और फिर अब हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे अपने सोलर सिस्टम के बारे में। पहले हम इस इमेज को देखते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने बात किया कि हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है, ठीक है। इस सन के अलावा कुछ प्लैनेट्स हैं, 4 प्लैनेट्स आपके यहाँ पे हैं, 4 प्लैनेट्स आपके यहाँ पे हैं, बीच में आपके एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लूटो है जिसे डॉफ प्लैनेट कहा जाता है, हमने कॉमेट्स देखा, कॉमेट्स हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। काइपर बेल्ट है और ये भी एस्टेरॉइड बेल्ट है जिसमें आपके रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं सेलेस्टियल, ठीक है। ये तो हो गई बात कि क्या क्या कंपोनेंट है। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात, ये जो 4 प्लैनेट हैं इनको इनर प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के यहाँ पे अंदर। अब इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के जो इधर रहते हैं इनको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है, ठीक है। ये सारे जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, नेपच्यून, ये आपके आउटर प्लैनेट्स हो जाते हैं। अब इन सब की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ कुछ इनके बारे में बेसिक फैक्ट्स हैं, वो हम जान लेते हैं। तो पहले हम जानते हैं इनर प्लैनेट्स के बारे में। इनर प्लैनेट्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, ठीक है, और इनकी साइज छोटी होती है, और इनकी साइज छोटी होने की वजह से क्या होता है, इनके अंदर ग्रेविटी कम होती है, ठीक है। और ये क्योंकि सन के पास में रहते हैं इसी वजह से क्या होता है कि इनमें जो गैसेस रहती है उनको कंडेंस होने में टाइम लगता है और सॉलिड पार्टिकल फॉर्मेशन में भी टाइम लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन इनर प्लैनेट्स में जो एटमॉस्फेयर हुआ करता था वो एटमॉस्फेयर शुरुआती जो रहता है वो गैसेस से बना होता है। सपोज कीजिए अभी वीनस पे अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड से अभी भी और एटमॉस्फेयर में है। ये धीरे धीरे कह सकते हैं आप ब्लू ऑफ होता है या इवेपोरेट कह सकते हैं, इवेपोरेशन हो सकता है कह सकते हैं, जो कि होता है सोलर विंड की वजह से, ठीक है। सोलर विंड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सोलर विंड्स की वजह से क्या होता है, जो इनिशियल एटमॉस्फेयर रहता है, गैसेस रहती हैं, उनको ये सोलर विंड रिमूव कर देती है किसी प्लैनेट से, ठीक है। अब इसके बाद जब वो रिमूव कर देती है तो उसके बाद बचता है जो ऑब्जेक्ट बचता है, जो कंडेंसेशन के बाद मटेरियल बचता है, वो एक सॉलिड रॉकी सरफेस का होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो जुपिटर जो है हमारा बहुत बड़ा गैस जाइंट जिसे कहा जाता है, क्योंकि अभी इसका जो गैसेस नहीं वो कंडेंस नहीं हो पाई, वो सॉलिडिफाई नहीं हो पाई है कि एक प्लैनेट के हार्ड सरफेस को दे पाए। बाकी जो इनर प्लैनेट्स हैं वहाँ पे हार्ड सरफेस आ गया है, बट जो आउटर प्लैनेट्स हैं वहाँ पे हार्ड सरफेस नहीं आया है, ठीक है। एक रीज़न उनका ये भी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं साइज में, इस वजह से इनर प्लैनेट्स छोटे थे इसलिए जल्दी हो गए, हालांकि वो सन के पास में थे जहाँ पे उनको कंडेंसेशन होने में टाइम लगा, लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी साइज छोटी थी इस वजह से वो जल्दी कंडेंस हो गए। लेकिन जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो बहुत बड़े हैं जिसकी वजह से अभी वो कंडेंसेशन में टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो अब ये तो हो गई हमारे इनर प्लैनेट्स की बात। अब हम आउटर प्लैनेट्स को देख लेते हैं। आउटर प्लैनेट्स को जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये सन से दूर होते हैं इसलिए इनकी जो गैसेस हैं अभी भी हैं वहाँ पे, उनके जो सरफेस पे जो गैसेस हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं अभी भी वहाँ बनी हुई हैं, क्योंकि जो सोलर विंड है वो वहाँ तक उतनी स्ट्रेंथ के साथ नहीं पहुँच पाती क्योंकि ये बहुत दूर है। तो जो एटमॉस्फेयर है अभी भी वो लोग होल्ड करके रख रहे हैं और उसको जो है वो लोग वो अभी बाहर मतलब कह सकते हैं आप इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है या रिमूव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब इनका जो सरफेस है वो डस्टी और गैसी सरफेस है। जैसे मैंने कहा जुपिटर जो है आपका गैस जाइंट है, उनका आउटर सरफेस जो है वो आपका वही एटमॉस्फेयर यानी गैस से बना हुआ है जो अभी भी वहाँ पे है और वो धीरे धीरे कंडेंस होगा जिसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। अब इसमें जो प्लैनेट्स होते हैं, जो आउटर प्लैनेट जिन्हें हम कहते हैं, वो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है आपके, ठीक है। फिर यहाँ पे जो हमने देखा था इसके एग्जांपल जो थे ये मरकरी, वीनस, अर्थ, जो सॉलिड सरफेस जिनके बन चुके हैं क्योंकि उनकी साइज छोटी थी और एटमॉस्फेयर उनका जो है सन के क्लोज होने की वजह से रिमूव हो गया, ठीक है।
अब कुछ हम फैक्ट्स देखेंगे यहाँ पे है अलग से फटाफट। एक तो पहला है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। ये सारे प्लैनेट्स हैं मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। प्लूटो डॉर्फ है, बताया मैंने, क्योंकि वो जो प्लैनेट के कुछ पैरामीटर्स हैं उन्हें कि वो उस पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करता है। मर्करी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे नियरेस्ट है अर्थ के। वीनस जो है उसे अर्थ का ट्विन कहा जाता है क्योंकि उसकी साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, और क्योंकि सन के पास है इसलिए हॉटेस्ट है। ऑल्दो ये सेकंड नंबर पे है सन से, सबसे क्लोजेस्ट मर्करी है, बट मर्करी जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। और वीनस पे जो एटमॉस्फेयर है वो 90 to 95% जो है CO2 से बना हुआ है, जिस वजह से वो हीट ट्रैप कर लेता है और वहाँ पे हीट ज़्यादा रहती है, इसीलिए वो हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। अब आप देख सकते हैं जब 90 to 95% CO2 है तो वो हॉटेस्ट प्लैनेट है। इसी वजह से जब हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है अर्थ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना बड़ा मेजर रोल है उस हीट को ट्रैप करने में, हमारे अर्थ को वार्म करने में। तो वीनस की बात हम लोग कर रहे थे, वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है, 90 to 95% CO2 है, और सल्फ्यूरिक एसिड के वहाँ क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। और इसे अर्थ का ट्विन कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब जुपिटर जो है वो हमारा लार्जेस्ट है, और एटमॉस्फेयर जो है जुपिटर का आप देखेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड अमोनिया से बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि गैस जाइंट है, अभी भी गैस है वहाँ पे। और फिर आता है हमारा वीनस और यूरेनस के बारे में एक फैक्ट, जो कि ऑपोजिट रोटेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लैनेट्स, ठीक है। अगर अदर प्लैनेट्स जो हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो वीनस और यूरेनस जो हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है। अभी मुझे एग्जैक्टली देखना होगा कि किस हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं और काउंटर क्लॉकवाइज, तो हम लोग शायद वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं अगर, तो ये हमारा हो गया काउंटर क्लॉकवाइज ही हो गया, और वो लोग जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है। अब कुछ और फैक्ट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मून से रिलेटेड है। पहला है कि ये इकलौता अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। जुपिटर सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा है, सपोज अराउंड 90 है सैटर्न के पास, और जुपिटर के पास भी ऐसे ही कुछ है, ठीक है। और टाइडल लॉकिंग मून के साथ अर्थ की है। टाइडल लॉकिंग की ये रीज़न है, टाइडल लॉकिंग, जिसकी वजह से हम मून का केवल एक फेज देख पाते हैं, दूसरा फेज नहीं देख पाते हैं। और मून ऑल्दो रोटेट करता है, वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, बट हम उसका दूसरा फेज जो है, ऑपोजिट फेज जो है, उसको नहीं देख सकते क्योंकि टाइडल लॉकिंग है। तो 27 डेज में जब मून हमारे अराउंड इस तरीके से वो घूमता है कि हमको केवल एक ही फेज उसका दिखता है, ठीक है। बस इतना जानने की जरूरत है यहाँ पे। सुपर मून होता है, सुपर मून किसे कहते हैं कि जो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ होता है तब वो सबसे बड़ा दिखता है मून, तो इसलिए हम लोग सुपर मून उसे कहते हैं जब अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस सबसे कम होता है, तो उस दिन मून जो है बड़ा दिखता है इस वजह से। और ये 14% बड़ा दिखता है और 30% ब्राइटर, क्योंकि पास आने की वजह से ऐसा होता है। अब हमें जो अगला टॉपिक देखना है वो होगा अर्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हमने शुरुआत की थी थियरी से, जिसमें हम लोगों ने अर्ली और मॉडर्न थियरीज देखा, फिर हम लोगों ने स्टार फॉर्मेशन देखा, फिर प्लैनेट फॉर्मेशन देखा, फिर हमने सोलर सिस्टम के बारे में जाना। अब हमारा जो पांचवा टॉपिक है वो है अर्थ के ऊपर। अब हम लोग थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे अर्थ में, और फिर हम लोग लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग हीट जोन्स के बारे में बात करेंगे, और फिर एक्लिप्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अर्थ के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये हमारे सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ का शेप याद रखना है आपको, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है पहले, जिसको बोलते हैं जियोइड या ऑब्लेट स्फेरॉइड। इसका मतलब होता है कि पोल्स के पास जो रहता है, अगर ये अर्थ है आपका, तो यहाँ पे हल्का सा फ्लैटनेस रहती है और यहाँ पे बल्जनेस मतलब उभरा हुआ रहता है थोड़ा सा, जो इक्वेटर के पास आप देखेंगे, तो इसे ऑब्लेट स्फेरॉइड कहा जाता है, ठीक है। और अर्थ जो है गोल्डीलॉक जोन में लाई करता है। गोल्डीलॉक जोन वो होता है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है, उसे कहते हैं गोल्डीलॉक जोन, ठीक है। अब अर्थ जो है हमारे सोलर सिस्टम का डेंसेस्ट प्लैनेट है। और फिर स्पीड ऑफ रोटेशन बात कर लेते हैं, जो कि मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे, यानी यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्पीड दिखेगी। यहाँ पे
ये जो अर्थ है यहाँ से बहुत तेज मूव करती है और यहाँ पे आपको मिनिमम स्पीड मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो आपको स्पीड जो है इसके कंपैरिजन में यहाँ कम मिलेगी, अर्थ की रोटेशनल स्पीड। ठीक है, और एक्सिस ऑफ अर्थ जो है, यानी अगर ये इंक्लाइंड है अर्थ आपकी इस तरीके से, तो ये जो इंक्लिनेशन है, ये जो ऑर्बिटल प्लेन है जिसमें अर्थ अगर है और यहाँ अगर सन है, तो ये जो एंगल बना रहा है इस प्लेन के साथ, ये आपका बनता है 66.5 डिग्री। ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन के हिसाब से। तो ये हो गई टिल्ट ऑफ द एक्सिस की बात। ठीक है, और जो दूसरा जो टिल्ट होता है वो होता है कि खुद की एक्सिस से जो अगर इमेजिनरी लाइन पास हो रही है सेंटर से, तो उससे जो कंपैरेटिव टिल्ट रहता है वो 23.5 डिग्री रहता है। ठीक है, ये डिफरेंट टिल्ट होता है। और यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये ऑर्बिटल बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल टिल्ट की, जो ऑर्बिटल जो प्लेन है उसके विद रिस्पेक्ट हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो 66.5 डिग्री है। फिर अब पहली चीज जो हमें देखनी है, सबसेक्शन देखना अर्थ का, वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ। उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कि अर्थ जो है 4.6 बिलियन ईयर्स को फॉर्म हुआ था, और उस वक्त जो है इस पे कोई एटमॉस्फेयर उतना था नहीं, और जो भी एटमॉस्फेयर था वो मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड से बना हुआ था। और उस वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल था वो 10 to 200 टाइम्स ज़्यादा था। ठीक है, आज के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर ये जो गैसेस थी, जैसे हमने बात की, सोलर विंड से बाहर निकल गई या हट गई या इवेपोरेट कर गई, और वो जो प्रोसेस था जिससे ये हटी, उनको कहा गया डिगैसिंग, क्योंकि गैस थी और फिर डिगैसिंग हुई, मतलब गैस हट गई या रिमूव हो गई अर्थ से। ठीक है, तो इसके बाद धीरे धीरे लाइफ फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे बैक्टीरियाज आते हैं और वो बाकी सारी चीज़ें जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये टर्म डिगैसिंग याद रखना था। और जब अर्थ फॉर्म हुआ था तब जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल था वो 10 to 200 टाइम्स आज से ज़्यादा था। ठीक है, और उस वक्त एटमॉस्फेयर में मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसेस भी थी। अब हमें बात करना है लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसी भी प्लेस का होता है। ठीक है, ऑफ अ प्लेस होता है। अभी मेजर कैसे होता है, अगर आप लॉन्गिट्यूड को करेंगे तो ये जो सेंटर ऑफ अर्थ होगा वहां से एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ किया जाता है पोल टू पोल। ठीक है, यहां से यहां जब आप ड्रॉ करते हैं, ये डॉटेड है ऑपोजिट पार्ट, इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक होगा, यहाँ पे भी होगा। तो जो सेंटर से इमेजिनरी लाइन पोल टू पोल ड्रॉ होती है उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड। सिमिलरली अगर हम लेटीट्यूड को देखें तो जो सेंटर ऑफ अर्थ है वहां से अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये आपका लेटीट्यूड कहलाता है। ठीक है, अब ये जो एंगल है यहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक बनेगा लेटीट्यूड, फिर इसी तरीके से सिमिलर यहाँ पे भी। तो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस रहता है उसको लेटीट्यूड बोलते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल ड्रॉन सर्किल होता है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, और ये लेटीट्यूड होता है। ठीक है, पहले हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड अगर हम किसी प्लेस का बोल रहे हैं तो हम बोलते हैं ईस्ट या वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। जैसे सपोज कीजिए इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, इसका मतलब हुआ ईस्ट किसके, प्राइम मेरिडियन के, जो कि कहाँ से पास होता है, ग्रीनविच से पास होता है, जो कि लंदन में है। ठीक है, और यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो लॉन्गिट्यूड होता है ये आपका सेमी सर्कल होता है, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल ड्रॉ किया जाता है, इमेजिनरी होता है। और ईच डिग्री, जैसे अगर एक डिग्री, हम 82 डिग्री की बात कर रहे थे, हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री, तो हर एक डिग्री जो है मिनट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और मिनट्स जो होते हैं सेकेंड्स में होते हैं। ठीक है, और फिर ये जो प्राइम मेरिडियन है इसको चूज किया गया था, ये जो इमेजिनरी लाइन है वो जो चूज किया गया था, वो चूज किया गया था कि वो ग्रीनविच से पास करेगा, जहाँ पे रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, यहाँ से वो कहा गया कि यहाँ से जो इमेजिनरी लाइन पास करेगी उसे 0 डिग्री करेंगे हम, और उसके विथ रिस्पेक्ट में हम बाकी सारी लाइंस को ड्रॉ करेंगे, और फिर जो भी स्टैंडर्ड होगा उसके हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है,
तो ये जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है ये ग्रीनविच में है और नियर लंदन है, इसीलिए इस 0 डिग्री मेरिडियन को यानी प्राइम मेरिडियन को इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इस जगह से पास होती है। अब मैप पे ये जो 0 डिग्री यानी प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ कहाँ से पास होता है वो हम देख लेते हैं। यूरोप में पास होता है यूके से, फिर फ्रांस से एंड स्पेन से, ठीक है, 3 जगह से पास होता है, यूके, फ्रांस एंड स्पेन। फिर अफ्रीका में पास होता है ये अल्जीरिया से, माली, बुर्किना फासो से, घाना से, टोगो एंड फिर अंटार्कटिका जो सबसे लास्ट में कॉन्टिनेंट है उससे पास करता है ये, ठीक है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेसेस हैं जहां से ये पास करता है आपका। कंट्रीज नहीं याद रखिएगा, अंटार्कटिका कंट्री नहीं है, ये कॉन्टिनेंट है और ये बाकी कंट्रीज थी जहां से ये पास करता है। तो 3 कॉन्टिनेंट्स अगर देखेंगे तो पास कर रहा है, ठीक है, और बाकी कंट्रीज 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गया। टोटल 8 कंट्रीज हैं और 3 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो टोटल 9 प्लेसेस हो गए, ठीक है। अब एक इसी में जो एक मेरिडियन है जिसको 180 डिग्री मेरिडियन जो है उसे हम लोगों ने डिजिग्नेट किया है एज इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, और ये हमने अपने फैसिलिटी के लिए किया है, सहूलियत के लिए चीज़ों किया है। और ये इंटरनेशनल डेट लाइन कर्व करती है कहाँ कहाँ पे, बेरिंग स्ट्रेट पे करती है, फिजी पे करती है और टोंगा पे करती है, ठीक है। तो ये बेंड इसलिए करती है क्योंकि वहाँ पे जो कंट्रीज हैं उनको ये ऑप्शन था कि वो अपने हिसाब से डेट या टाइम को चूज कर सकते हैं, वो नेशनल डेट लाइन के ईस्ट में रहना चाह रहे हैं या वेस्ट में रहना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये उसको कर्व कर दिया गया, क्योंकि अगर सपोज कीजिए किसी देश के ऊपर से हम लोग ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस कराते हैं तो उसी एक ही देश में 2 डिफरेंट डे हो जाएंगे। टाइम का तो हमने बना लिया था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, 2 डिफरेंट प्लेसेस पे हमारे यहाँ टाइम डिफरेंस है, तो उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड बीच में ले लिया कि हाँ ये एक एवरेज रहेगा। लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन में ऐसा नहीं किया गया, वहाँ पे ये कहा गया कि ठीक है एक देश में एक ही टाइम डेट रहेगा, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं कि अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, अगर ये आपका मेरे पास यहाँ पे डायग्राम होगा शायद, हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो हम लोग बात कर रहे थे, जो कर्विंग की बात कर रहे थे, यहाँ बेरिंग स्ट्रेट है जहाँ पे आपको कर्व कर रहा है, ठीक है, और ये आ रहा है यहाँ से। अब ये जो है इंटरनेशनल डेट लाइन, अगर आप वेस्ट में है, ये वेस्ट पोजीशन है आपकी, ये ईस्ट है, ठीक है। अगर आप वेस्ट से ईस्ट जाते हैं तो आप 1 डे गेन करेंगे, मतलब अगर यहाँ 10 तारीख है तो यहाँ 11 तारीख हो रही होगी। इसको याद रखने का तरीका ये है कि आपने सुना होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि डे वहाँ से जो माना जाता है स्टार्ट होने का वहीं से। तो यहाँ से जब ईस्ट स्टार्ट होता है तो यहाँ से डे स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे पहले दिन आएगा, ठीक है। जब दिन पहले आएगा फिर अर्थ जब सन घूमेगा तो फिर यहाँ तक जब तक पहुंचेगा तो ये एक दिन पीछे चल रहा होगा, ये यहाँ पे जो प्लेस रहेंगी राइट साइड में इंटरनेशनल डेट लाइन के यहाँ राइट में। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ से आप जब वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो आप एक दिन गेन करेंगे, क्योंकि यहाँ एक दिन ज़्यादा हो रहा होगा। अगर यहाँ 10 तारीख है तो 10 तारीख है यहाँ पे, तो यहाँ 11 हो रही है, ठीक है। और ठीक इसी का उल्टा है, अगर आप ईस्ट से एक दिन वेस्ट जाते हैं तो कहा जाता है कि आप 1 डे लूज करेंगे। मतलब अगर यहाँ 11 तारीख थी तो अगर आप यहाँ से इस इंटरनेशनल डेट लाइन के राइट साइड में जाएंगे तो आप एक दिन लूज करेंगे, ठीक है, यानी यहाँ 10 तारीख हो रही होगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इंटरनेशनल डेट लाइन की, जो कि खुद में एक लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। अब इसके बारे में फैक्ट कि अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में वो डिस्टेंस कम होता जाता है, ऐसे रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे मिनिमम डिस्टेंस है, यहाँ पे आप मिनिमम डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ पे ये एक पॉइंट पे मीट करते हैं, तो जो पॉइंट टू पॉइंट जो जा रहे हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ इक्वेटर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में, और ये डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जाता है दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। और इक्वेटर में मैक्सिमम डिस्टेंस रहता है जैसे, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड दैट डिवाइड्स डे एंड नाइट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब सपोज कीजिए अगर हमारा ये ठीक है, अब ये अर्थ है,
अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये इस साइड हमारे जो है इस अभी इस पोर्शन में हमारे नाइट है, ठीक है, और यहाँ डे है, ठीक है, यहाँ नाइट है और यहाँ डे है। तो कह रहा है कि ये जो लॉन्गिट्यूड यहाँ से पास हो रहा होगा, जहाँ पे आप देख पाएंगे, जहाँ पे डिमार्केट कर पाएंगे कि जस्ट इसके राइट साइड पे आप नाइट देख रहे हैं और यहाँ पे डे देख रहे हैं, इसको बोला जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। इस लॉन्गिट्यूड को जहाँ पे भी जब भी रहेगा ये चेंज होता रहेगा, कोई एक सिंगल नहीं है, आप हर समय जब भी देखेंगे तो अर्थ पे एक ना एक लॉन्गिट्यूड रहेगा जिसपे एक साइड जो है डे होगा और एक साइड पे नाइट होगा। तो वो जो भी लॉन्गिट्यूड रहेगा उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाएगा। सर्कल क्यों? क्योंकि इमेजिनरी लाइन है जो पोल टू पोल जा रही है, ठीक है। तो हम कहाँ थे? हाँ, यहाँ थे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के ऊपर, ठीक है। ये तो बात हो गई लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब हम लैटिट्यूड की बात कर लेते हैं। लैटिट्यूड में हमने देखा कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है जो सरफेस पर ड्रॉन होता है, इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी लाइन है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स हैं जिनके नाम हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आपका एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और एक इक्वेटर है, ठीक है। ये तो हो गए आपके इंपॉर्टेंट। अब पहले हमें देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितनी डिग्री पे है। वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये जो लॉन्गिट्यूड है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है वो हमें देखना है। नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ वो बहामास आइलैंड है, वहाँ से पास होता है। मेक्सिको कंट्री है, उससे पास होता है। अफ्रीका में इजिप्ट से पास होता है, लीबिया से पास होता है, नाइजर से पास होता है, अल्जीरिया से पास होता है, माली से पास होता है, वेस्टर्न सहारा से पास होता है, मॉरिटानिया से पास होता है, ठीक है। इसको अभी हम लोग मैप में भी देख लेंगे। फिर एशिया में ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया से पास होता है, ठीक है। ये तो होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि एक दूसरा लेटिट्यूड है जो कि 23.5 डिग्री साउथ में होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ से पास होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना से, ब्राज़ील से, चिली एंड पैरागुए से ये पास होता है। फिर अफ्रीका में ये नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर एंड ऑस्ट्रेलिया से पास होता है, ठीक है। फिर जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की हमने बात की, उसी तरीके से ठीक आर्कटिक सर्किल है जो कि 66.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है नॉर्थ में, उसे हम लोगों ने डेजिग्नेट किया है एज आर्कटिक सर्किल। सिमिलरली जो सदर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है सदर्न हेमिस्फीयर में, उसे हम अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट सर्किल हमारा जो है वो है इक्वेटर जो कि 0 डिग्री है, और स्मॉलेस्ट जो है वो एक पॉइंट होता है 90 डिग्री, क्योंकि अगर आपका ये अर्थ है तो यहाँ से जब आप जाएंगे तो लैटिट्यूड के जो डिग्री है वो कम होती जाएगी। ऑल्दो ये पैरेलल हैं, बट जब आप पोल से पहुंचेंगे तो ये कन्वर्ज होकर सिंगल पॉइंट पे मिल जाएंगे, और वो जो पॉइंट है 90 डिग्री का वो स्मॉलेस्ट कहलाएगा, स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड है, ठीक है। फिर इक्वेटर जो कि एक लैटिट्यूड है, उसको हम देख लेते हैं कि कहाँ किस किस देशों से पास होता है। साउथ अमेरिका में ये इक्वाडोर से पास होता है, कोलंबिया से पास होता है, ब्राज़ील से पास होता है। अफ्रीका में ये साओ टोमे एंड प्रिंसिपी से पास होता है, और गबोन है, कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है, युगांडा है, सोमालिया है। एशिया में ये मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबाती आइलैंड से ये होकर के गुजरता है, ठीक है। यहाँ पे ये मैप दिया हुआ है, आप इसे चाहें तो आप देख सकते हैं, आपको समझने के लिए इजी रहेगा थोड़ा सा। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। तो ये मेक्सिको से निकल रहा है, बहामास आइलैंड से, यहाँ से वेस्टर्न सहारा है, मॉरिटानिया है, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ओमान। फिर इंडिया है, चाइना एंड बांग्लादेश भी है, और म्यांमार से होकर गुजर रहा है, और यहाँ पे ताइवान है, ठीक है। तो ये है कंट्रीज जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से पास होता है। अब इसके नीचे है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी इक्वेटर जहाँ से पास होता है,
इक्वेटर की ये कंट्रीज यहाँ मेंशन्ड है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो और टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये प्राइम मेरिडियन का दिया हुआ है, प्राइम मेरिडियन किस कंट्री से पास होता है ये आप देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे ये कैप्रिकॉर्न का दिया हुआ है, ठीक है, कहाँ से पास होता है वो दिया हुआ है, वो देख लीजिएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड टाइम की। तो हर एक मेरिडियन जो है, जैसे हमने बात किया कि ये डिवाइडेड होता है फर्दर मिनट्स में, और मिनट्स डिवाइडेड होते हैं फर्दर सेकंड्स में, ठीक है। इसको आप निकाल सकते हैं, 360 डिग्री आपका पूरा होता है, और 360 डिग्री डिवाइड 360 को जब आप 360 को जब आप 24 आवर से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो हम लोग दूसरे लेक्चर में देखेंगे। पहले तो हम देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बेसिक्स। डिफरेंट मेरिडियन डिफरेंट टाइम रहेगा उनका, ठीक है। अब गुजरात में जो द्वारका है और डिब्रूगढ़ जो असम है उसमें 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंस है। अगर हमारे देश में एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं होगा तो आप ये सोचिए कि असम में जो है या इवन अरुणाचल प्रदेश में आपको जो दिन होता है वो जल्दी हो जाएगा, और गुजरात में जो दिन होता है वो थोड़ा लेट होगा। तो इन दोनों के बीच में जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में डिफरेंस है वो 2 घंटे का है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे कोई हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है जहाँ पे काम 6 बजे तक होना है, बट अब क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 6 जल्दी बज जाएगा क्योंकि वहाँ पे अंधेरा जल्दी हो जाएगा, वहाँ का टाइम 2 घंटा आगे चल रहा है, और गुजरात का 2 घंटे का पीछे चल रहा है टाइम, तो यहाँ तो ऑफिस खुला रहेगा। अब सपोज कीजिए यहाँ से कोई काम हुआ तो वहाँ पे तो काम बंद हो चुका रहेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि एक यूनिफॉर्मिटी रहे हम कंट्री में, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया है कि भाई जो एक लॉन्गिट्यूड को हम मान लेंगे कि इसके हिसाब से हम अपना टाइम डिसाइड करेंगे, पूरे हमारे कंट्री में ये रहेगा। तो वो जो हमारे देश में है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। अगर आप यहाँ से 1 घंटा राइट में जाएंगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश रहेगा, और गुजरात में 1 घंटा लेफ्ट जाएंगे इससे तो आपको गुजरात मिलेगा। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो 2 आवर का डिफरेंस था, अब वो यहाँ से एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि पास होता है, इन दोनों का डिफरेंस 1 आवर का हो गया है। और इस पॉइंट को हमने जो यहाँ से लॉन्गिट्यूड पास होता है, इसको हमने स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया कि इसके हिसाब से जो हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा उसके हिसाब से होगा, ठीक है। अभी ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट की जो मेरिडियन है ये 5 आवर 30 मिनट्स अहेड है ऑफ जीएमटी, यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से ये हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने बात किया, अगर ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट कभी भी जाएंगे, ठीक है, चाहे इधर से जाएं चाहे इधर से जाएं, तो हम 1 दिन गेन करते हैं, ठीक है। 1 दिन गेन करते हैं, यहाँ बताने के लिए है कि मतलब यहाँ से टाइम गेन करते हैं। इसीलिए आप हमेशा देखेंगे यहाँ प्लस लिखा रहेगा हमेशा इंडिया के टाइम में, IST में, इसी का मतलब होता है अहेड, और जहाँ बिहाइंड रहता है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो हम जो है 5:30 अहेड है, मतलब 5.5 घंटा हमारा समय जो है यूके में जो ग्रीनविच टाइम है, यूके में जो टाइम चल रहा है उससे हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं, ठीक है। ये है मैप जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो कि 5:30 का है, और जो ग्रीनविच का टाइम है वो यहाँ से पास हो रहा है। हाँ, ये ग्रीनविच वाला टाइम है, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था फ्रांस यूके स्पेन से पास हो रहा है। तो यहाँ पे है आपका फ्रांस यूके और यहाँ से पास हो रहा है। तो ये जो गैप है आप जब इसको देखेंगे तो ये 5.5 घंटे का है, और ये प्लस है क्योंकि यहाँ पे टाइम पहले हो रहा है और यहाँ लेट है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं हीट जोन्स के बारे में। हीट जोन्स में हमें क्या देखना है कि अभी हमने जो देखा लैटिट्यूड्स होते हैं, उन लैटिट्यूड्स को उनके बीच में जो एरिया रहता है उनको हमने डिफरेंट डेजिग्नेट कर दिया है। पहली बात तो यही है कि जो हमने इन लैटिट्यूड्स को एक पर्टिकुलर नाम दिया, सपोज कीजिए ट्रॉपी ऑफ कैंसर कहा और ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा। ये जो फिजिकल फिनोमिनास थे उनको देख करके हम लोगों ने डिसाइड किया ये 23.5, इसी वजह से कि हमने कहा कि हमें जब पता चला कि सन जो है ट्रॉपी इस लैटिट्यूड के ऊपर नहीं जाता है और इस लैटिट्यूड के नीचे नहीं जाता, तो हमने कहा कि
इसको हम एक डेजिग्नेट कर देते हैं 23.5 जिसके ऊपर नहीं जा रहा है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे, और सदर्न हेमिस्फीयर में जिसके नीचे नहीं जा रहा है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। ठीक है, टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया था इसको हमने टेम्परेट जोन कहा। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक के बीच में जो एरिया है इसको हम लोगों ने टेम्परेट जोन कहा। ठीक है, फिर क्योंकि पोल्स जो हैं फ्रोजन रहते हैं इसलिए हमने इसे फ्रिजिड जोन कहा। आर्कटिक सर्कल जो कंप्लीट रहेगा इसके अबव 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के अबव जो भी एरिया है उस एरिया को हमने फ्रिजिड जोन कहा। ठीक है, कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक के बीच में हमारा टेम्परेट है, कैंसर और आर्कटिक के बीच में हमारा टेम्परेट जोन है, और कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में हमारा टॉरिड जोन है, हमारा ट्रॉपिकल जोन है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि मिड डे सन जो है ओवरहेड एटलीस्ट वंस ऑन एवरी लैटिट्यूड। ठीक है, इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में 23.5 नॉर्थ एंड साउथ के बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं यहाँ पे ऐसा होता है कि साल भर में एक बार जरूर जो है सन इन सब में के ऊपर डायरेक्टली रहता है, लेकिन इन सब के ऊपर इस लैटिट्यूड के ऊपर जो भी लैटिट्यूड रहेंगे उसके ऊपर सन कभी नहीं जाता डायरेक्टली। ठीक है, स्लांट रेज जाती हैं बट डायरेक्ट सन रेज नहीं जाती हैं। सिमिलरली यहाँ टेम्परेट जोन में भी यही चीज होता है। ठीक है, ये चीज होगी। फिर यहाँ पे हमने वही देखा टॉरिड जोन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है। फिर हमारा टेम्परेट जोन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। ठीक है, फिर फ्रिजिड जोन वो एरिया है नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में, और नॉर्थ में आर्कटिक और पोल के बीच में जो एरिया है, और साउथ में अंटार्कटिक सर्कल और पोल के बीच में जो एरिया है। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल है, ये पोल है, इन दोनों के बीच में जो ये एरिया हुआ इसे हम फ्रिजिड जोन कह रहे हैं। सिमिलरली ये चीज नॉर्थ एंड साउथ में एप्लीकेबल है। ठीक है, अब हम देखते हैं मोशन ऑफ अर्थ के बारे में। ठीक है, तो पहली बेसिक इंफॉर्मेशन की जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, हमने पहले भी बात की, और स्पीड ऑफ रोटेशन इक्वेटर से पोल की तरफ आप जाएंगे तो डिक्रीज करेगी, ये भी हमने बात किया। फिर अब रोटेशन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, डे एंड नाइट होता है, और ओरिजिन ऑफ कोरियोलिस फोर्स है जिसको आप क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, जिसमें साइक्लोन के डिफ्लेक्शन में और भी ट्रेड विंड्स के डिफ्लेक्शन में कोरियोलिस फोर्स का बहुत बड़ा रोल है। और सिमिलर चीज़ आप पढ़ेंगे जियोस्ट्रॉफिक विंड, जेट स्ट्रीम्स के बारे में, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर मानसून में बहुत बड़ा रोल है कोरियोलिस फोर्स का। तो ये सिर्फ हो किस वजह से रहा है, ये रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन है। हमारे जो अर्थ है उसमें हम लोग दो इमेजिनरी एक्सिस मानते हैं, एक होती है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, ठीक है, और एक होती है हमारी मैग्नेटिक पोल। ठीक है, जिसको हम मानते हैं मैग्नेटिक पोल। जब हम कंपास लेके चलते हैं तो वो किस डायरेक्शन में शो करेगा, वो इस डायरेक्शन में शो करेगा कंपास, नॉर्थ ऐसे है और साउथ ऐसे। इसी को मैग्नेटिक नॉर्थ कहा जाएगा, इसको मैग्नेटिक साउथ कहा जाएगा। और अब ये जो लिखा हुआ है आपको साउथ मैग्नेटिक पोल है, क्योंकि साउथ मैग्नेटिक पोल इसलिए इसको यहाँ कहा जा रहा है क्योंकि जब आप कंपास लेंगे तो कंपास आपका नॉर्थ तभी शो करेगा जब यहाँ पे साउथ रहेगा, मतलब ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं इस वजह से। तो आपके कंपास में तो ये नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगी, बट एक्चुअली में ये इन रियलिटी साउथ मैग्नेटिक पोल होता है। ठीक है, और ये इसको नॉर्थ मैग्नेटिक पोल रहेगा, नॉर्थ पार्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि जब कंपास आपका साउथ डायरेक्शन दिखाएगा, साउथ डायरेक्शन वो तब दिखाएगा क्योंकि उसको ऑपोजिट डायरेक्शन को वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन सेम नॉर्थ रहेगा तो वो रिपेल करेगा मैग्नेट। इसी वजह से जो आपका कंपास में मैग्नेट रहेगा वो साउथ तब दिखाएगा जब यहाँ पे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल रहेगा। तो ये नॉर्थ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो जो मैग्नेट का जो पार्ट है ये नॉर्थ वाला पार्ट यहाँ पे है और साउथ वाला पार्ट यहाँ पे है, जिसकी वजह से आपका कंपास जो है वो नॉर्थ तब दिखाएगा इस डायरेक्शन में जब यहाँ पे साउथ रहेगा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हमने कर ली, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात हमने कर ली, और ये है हमारा हाँ ठीक है, ये हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस है, मतलब
जब आप इस एक्सिस को देखेंगे, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका जो इसके जो अर्थ रोटेट कर रही है, इसका जो बाइफर्केशन करने वाला जो एक्सिस है वो ये है, इक्वेटोरियल एक्सिस है, ठीक है ये। और फिर यहाँ पे और क्या, हाँ ये 23.5 डिग्री बताने की बात जो मैंने बताई थी आपको, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, जो अर्थ से बनाती है उसको, तो ये 23.5 डिग्री जो है ये आपके नॉर्मल जो अर्थ से पास होती है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, यानी एक परपेंडिकुलर जब आप अर्थ के सेंटर से ड्रॉ करेंगे, उससे जब आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन आप देखेंगे तो वो 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। और 66.5 डिग्री वाली जो बात हम लोग देख रहे थे वो ऑर्बिटल प्लेन से बनाती है, ठीक है। और ये जो है ये नॉर्मल से बनाती है, जो कि अर्थ के सेंटर से डायरेक्टली पास होता है, परपेंडिकुलर रहता है। ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये टिल्ट है। वो जो टिल्ट है कितने एंगल पे है, वो 23.5, ठीक है। इसको इंक्लिनेशन भी कहते हैं, इसको ऑब्लिक्विटी भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब रोटेशन के बारे में हमने बात करी, रिवोल्यूशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ जो है सन के अराउंड जो मूव करता है, इसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब जो क्लोजेस्ट जब अर्थ सन के पास रहता है उसको पेरिहेलियन कहते हैं, और ये 3 जनवरी को रहता है, ठीक है। और जो फारदेस्ट रहता है उसको एपहेलियन कहते हैं, और 4 जुलाई को वो रहता है। अब इसमें मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता था, तो इसलिए मैंने इसको याद करने के लिए कहा है, अपने लिए रखा है कि पी से, क्योंकि हिंदी का वर्ड होता है पास, तो इस वजह से पेरिहेलियन का मतलब कि क्लोजेस्ट, यानी पास में रहेगा सन के, ठीक है। और फिर एपहेलियन जो बच जाएगा वो फारदेस्ट रहेगा, जो कि 4 जुलाई को रहता है। अब इफेक्ट क्या होता है रेवोल्यूशन का, ठीक है, हमारे अर्थ के ऊपर? वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है। अब आप सपोज कीजिए अर्थ रोटेट कर रही है, ये उसकी एक्सिस है, ठीक है, और ये उसका ऑर्बिटल प्लेन है, यहाँ सन है। अब हम बात कर रहे हैं कि रेवोल्यूशन हो नहीं रहा है, ठीक है। वेरिंग लेंथ, अब सपोज कीजिए अगर रिवॉल्व नहीं कर रहा, केवल रोटेट कर रहा है, तो जो अर्थ पे जो डे एंड नाइट है ना, वो होगा, डे एंड नाइट होगा, और लेंथ लेकिन सेम रहेगी। यहाँ पे कह रहा है लेंथ वेरी कर रही है। क्यों वेरी कर रही है? क्योंकि जब रिवॉल्व करता है ना तो लेंथ इसकी वेरी करती है, क्योंकि अर्थ का जो डिफरेंट कभी नॉर्थ हेमिस्फीयर सन के फेस करेगा, कभी सदर्न हेमिस्फीयर फेस करेगा, जिसकी वजह से वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट होता है। कैसे? अगर आप यहाँ पे हैं, आपका लैटिट्यूड है, ठीक है, आप देखेंगे गर्मियों के टाइम में आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन ज़्यादा बड़ा होता है और रातें छोटी होती हैं, फिर ठंडी में रातें बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। इसी को वेरिंग लेंथ कहा जा रहा है। अगर रिवॉल्व नहीं करेगा तो जितना दिन अगर सपोज कीजिए 12 घंटे का दिन हो रहा है और 12 घंटे की रात हो रही है, तो वो फिक्स रहेगा, 12 घंटे का दिन हमेशा होगा और 12 घंटे की रात होगी, अगर रिवोल्यूशन नहीं होगा। या सपोज कीजिए कि कहीं पे 8 घंटे का दिन हो रहा है और फिर 16 घंटे की रात हो रही है, तो वो फिक्स रहेगा, वेरी नहीं करेगा, यानी चेंज नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि चेंज होता है लगातार, कभी दिन धीरे धीरे बढ़ेंगे, 22 जून तक दिन बढ़ता जाएगा, फिर धीरे धीरे 22 जून के बाद दिन घटता जाएगा, 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होगी। तो ये जो वेरी हो रहा है, ये रीजन यही है रिवोल्यूशन का, ठीक है। और सीजनैलिटी जो है वो भी रिवोल्यूशन की वजह से हो रही है, और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर इंक्लूडेड है, वो है टिल्ट। अगर टिल्ट नहीं रहा तो ये वेरिएशन भी खत्म हो जाएगा। यानी अगर सपोज कि रिवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, अर्थ यहाँ पे है, अर्थ टिल्टेड नहीं है, अर्थ एकदम स्ट्रेट है, ऐसे इस एक्सिस में रोटेट कर रही है, और ये रिवॉल्व भी कर रही है, और सन यहाँ पे है। रिवोल्यूशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, बट टिल्ट नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हर समय दिन और रात बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये एग्जैक्टली इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई 50% फेस जो है अर्थ के सामने रहेगा और 50% अर्थ के सामने नहीं रहेगा। लेकिन अभी क्या होता है कि जब टिल्ट रहता है, टिल्ट की वजह से क्या होता है, टिल्ट की वजह से अगर टिल्ट है तो कभी ये वाला पोर्शन सन के सामने रहेगा, कभी ये वाला पोर्शन सन के सामने रहेगा, जिसकी वजह से डे एंड नाइट में डिफरेंस आता है। इसीलिए आप देखेंगे कि साउथ पोल पे 6 महीना दिन रहती है, 6 महीना रात। इसी तरीके से नॉर्थ पोल पे भी 6 महीना दिन 6 महीना रात रहती है। तो वो इसी वजह से रहता है क्योंकि टिल्ट है। अगर टिल्ट नहीं रहेगा तो यहाँ पे भी दिन और रात बराबर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सनरेज एकदम स्ट्रेट डायरेक्टली पड़ेंगी। अभी सनरेज क्या बढ़ती हैं,
थोड़ा सा स्लांट होकर के पड़ती हैं इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे रेवोल्यूशन में सीजनैलिटी बहुत बड़ा रोल है कि सीजन्स का जो होना है वो टिल्ट मेन रीज़न है, टिल्ट ही रीज़न है अगर कहेंगे तो। मेन रीज़न क्या है, रिवोल्यूशन भी एक सेकंड रीज़न होता है सीजनैलिटी का, जिसमें चेंज ऑफ सीजन होता है। मतलब अगर आपके यहाँ पर मानसून है और रेवोल्यूशन नहीं हो रहा तो मानसून हमेशा रहेगा, आपके यहाँ विंटर सीजन समर सीजन नहीं आएगा। रेवोल्यूशन से क्या होता है, सीजन चेंज होता है। क्यों? क्योंकि ये जो टिल्ट है, ये टिल्ट हेल्प करता है। जब रिवॉल्व करता है तो कभी ये पोर्शन नीचे वाला साउथ पोल का सामने रहेगा सन के, कभी नॉर्थ पोल का सामने, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की मैं बात कर रहा हूँ। इस वजह से ये जो आपका चेंज इन सीजन होता है, सीजन इसीलिए चेंज होते हैं, वरना सीजन भी फिक्स रहे। जैसे हमने बात किया कि रेवोल्यूशन में अगर टिल्ट है, रोटेशन है, लेकिन रेवोल्यूशन नहीं है, तो डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन रहेगा वो फिक्स रहेगा, लेकिन जो वेरिएशन होता है, कम ज़्यादा होना होता है, वो रेवोल्यूशन की वजह से होता है। ठीक उसी तरीके से चेंज इन सीजन जो है वो भी रेवोल्यूशन की वजह से होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सीजन नहीं होगा, सीजन हो सकता है, सीजन होगा। जैसे गर्मी पड़ रही है, ये एक सीजन है, गर्मी पड़ती रहेगी। अगर रेवोल्यूशन नहीं होगा तो वो चेंज ही नहीं होगा, वो टिल्ट। लेकिन उस टिल्ट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर वो टिल्ट ही नहीं रहेगा तो चेंज भी नहीं होगा, वो टिल्ट करता है। अगर आपके पास ऑप्शन में टिल्ट और रेवोल्यूशन रहेंगे तो हमेशा आप टिल्ट के साथ जाएंगे। ये ज़्यादा बड़ा मेजर फैक्टर है, रेवोल्यूशन सेकंड फैक्टर आता है, ठीक है। अब आप हाँ, फिर अगला पॉइंट जो है हमारा, प्लेसेस बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल रेवोल्यूशन की वजह से 6 मंथ डे एंड नाइट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों? क्योंकि तो टिल्ट है, ऊपर से रेवोल्यूशन हो रहा है, तो इस वजह से 6 महीना दिन 6 महीना रात होती है। अब अगली चीज जो हमें देखनी है, एक्लिप्स देखना है। दो तरह के एक्लिप्स हम देखते हैं, एक होता है सोलर एक्लिप्स, होता है लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, जब मून जो है सन एंड अर्थ के बीच में आ जाता है तब सोलर एक्लिप्स होता है। सिमिलरली जब अर्थ मून एंड सन के बीच में आ जाता है तो लूनर एक्लिप्स होता है। सन फिक्स रहेगा, या तो मून या तो अर्थ बीच में आएगा, जिसकी वजह से हमें सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स देखने को मिलता है, ठीक है। पहले बात करते हैं सोलर एक्लिप्स की। सोलर एक्लिप्स क्या होता है, ड्यूरिंग न्यू मून फेज होता है। मतलब जब न्यू मून होता है, अभी आप फुल मून नहीं देख पा रहे हैं तब होता है। न्यू मून की सिचुएशन ऐसी कुछ होती है जब आप मून पे कोई लाइट नहीं देखते हैं। और ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। एक होता है टोटल एक्लिप्स। टोटल सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, जब मून जो है कंप्लीटली जो है ब्लॉक कर देता है सन को, तब उसे कहते हैं हम टोटल एक्लिप्स। आप यहाँ देख रहे हैं केवल आप एक आउटर रिंग देख पा रहे हैं, जिसको टोटल, इसी वजह से इसको टोटल सोलर एक्लिप्स बोला जाता है। यानी सोलर को, मतलब सन को पूरा ग्रहण लग गया है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि संपूर्ण रूप से कंप्लीटली जो है उसको कवर कर लिया है, ठीक है। एक होता है एनुलर, मतलब थोड़ा सा पोर्शन जो है वो छूट जाता है, मतलब विद इन द सन ही रहेगा, ये सन को ब्लॉक्ड किया हुआ रहेगा, बट क्योंकि ये अर्थ से थोड़ा दूर होता है, इस वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा पोर्शन जो है ऊपर नीचे आप ज्यादा देख पाएंगे इससे कंपैरिजन में, ठीक है। अब फिर पार्शियल में क्या होता है कि ये आधा जो पार्ट है मून का वो सन के बाहर रहेगा जब आप इसे देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको पार्शियल कहा जाता है। एनुलर में क्या होता है कि थोड़ा सा पोर्शन ज्यादा रहता है और कंप्लीटली आप जो है सन को ब्लॉक देख पाएंगे, एक रिंग आपको कंप्लीट रिंग दिखेगी, ठीक है। ये होता है टोटल सोलर एक्लिप्स। अब क्या है कि यहाँ पे 2 टर्म यूज होते हैं, एक होता है अम्ब्रा और एक होता है पेनम्ब्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप शैडो देख रहे हैं ना, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये लाइट ग्रे जो है, ये होता है आपका पेनम्ब्रा, ठीक है। ये जो टर्म है इसका मतलब होता है ये जो लाइट शैडो वाला एरिया है इसको पेनम्ब्रा बोलते हैं, और ये जो डार्क ग्रे वाला एरिया है इसको अम्ब्रा बोलते हैं, ठीक है। तो डार्क ग्रे अम्ब्रा और लाइट ग्रे पेनम्ब्रा, ठीक है। ये 2 टर्म है। और यहाँ पे एक और टर्म लिखा हुआ है एंटम्ब्रा, जो है वो यहाँ पे है, जो कि एनुलर के टाइम पे बनता है, ठीक है।
और तो ये हो गई हमारे सोलर एक्लिप्स की बात। अब हम लूनर एक्लिप्स की बात कर लेते हैं। लूनर एक्लिप्स हमने बात किया कि अर्थ जो है मून एंड सन के बिटवीन में आ जाएगा, बट ये होगा ओनली ड्यूरिंग फुल मून, और वो कब होता है? न्यू मून के टाइम पे। ठीक है, सोलर एक्लिप्स न्यू मून के टाइम पे, और ये होगा आपको फुल मून के टाइम पे। ठीक है, फुल मून क्यों होता है सन के ऊपर, मून के ऊपर? क्योंकि अर्थ बिटवीन में आ रहा है, तो मून के ऊपर जो है लाइट पड़ती है सन की, जिसकी वजह से ये जो है फुल मून आपको दिखता है। ठीक है, अब ये भी 3 तरह का है, जिसमें टोटल लूनर एक्लिप्स होता है, जिसमें इस शैडो जोन जो है अर्थ का, इसमें कंप्लीटली मून आ जाता है, तब आपका टोटल लूनर एक्लिप्स कहलाएगा। ठीक है, और वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, फिर क्या होता है? पार्शियल लूनर एक्लिप्स होता है जब ये जो मून है, जब ये अर्थ के शैडो में पास करता रहता है, तब ये जो एक्लिप्स होता है, हल्का सा जो शैडो आ जाता है, कि हाफ शैडो आ रही है इसके ऊपर, क्योंकि ये जस्ट इस शैडो जोन में जब एंट्री ले रहा है, तो ये हाफ शैडो जो आ रही है, इसकी वजह से इसको पार्शियल कहा जाता है। क्योंकि इतने पोर्शन पे एक्लिप्स लगा है, इतने पोर्शन पे एक्लिप्स नहीं है, तो पार्शियल एक्लिप्स। ठीक है, अब पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स क्या होता है? इसमें क्या होता है कि अर्थ का तो मेन शैडो जोन ये है, बट थोड़ा सा जो कह सकते हैं आप रिफ्रैक्टेड पार्ट है, थोड़ा सा शैडो जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये रीजन भी हल्का हल्का शैडो वाला रहता है। इस शैडो वाले रीजन में जब मून रहता है, इस पे भी जो है डायरेक्ट सनरेज नहीं आ पा रही हैं। अब जब डायरेक्ट सनरेज नहीं आ पा रही, इसकी वजह से क्या होता है? ये पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स होता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, एक तो होगा कि यहाँ पे रहेगा तो यहाँ डायरेक्ट सनरेज आ जाएंगी, बट यहाँ पे हल्की सी जब सनरेज आपकी ब्लॉक हो रही है, तो उसकी वजह से ये लूनर एक्लिप्स होता है, और यहाँ पे पार्शियल होता है, और ये आपका फुल हो गया। ठीक है, ये तो हो गई दोनों एक्लिप्सेस की बात। अब इसी एक्लिप्स वाले सेक्शन के बाद हमारा जो ये लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। इसमें मैंने एनसीईआरटी और जीसी लियोंग से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता दी, जो बेसिक फैक्ट है वो भी बता दिया। और इस चैप्टर में, जो कि पहला चैप्टर है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये बहुत ही फैक्चुअल है। पहले आया करते थे, कभी कदार इधर उधर से क्वेश्चन आ जाते हैं, और अदर एग्जाम्स में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं स्टेट पीसीएस में। तो इस वजह से जो है ये आपके लिए लेक्चर जो है आपको बहुत बेनिफिट कर सकता है अगर आप इसे देखते हैं तो। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये पीडीएफ आप चाहते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा दी आईएएस लैब के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा जब भी ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा जैसे ही, और ये आप डॉक्यूमेंट वहाँ से ले सकते हैं, और डॉक्यूमेंट एक बार वीडियो देखने के बाद डॉक्यूमेंट रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपने। और अगला जो चैप्टर रहेगा वो, उसमें हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करेंगे। चैप्टर 2 जो हमारा रहेगा उसमें हम इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करेंगे, और इसके बाद एक हम लोग क्वेश्चन सेशन रखेंगे चैप्टर 1 के ऊपर, एमसीक्यू। इसके ऊपर जितने भी बेस्ड क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं यूपीएससी में, सीडीएस में, सीएपीएस में, और इवन यूपीपीसीएस एंड अदर स्टेट एग्जाम, वो हम उस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, उसके लेक्चर के ऊपर मैं नाम लिख दूंगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, इसके एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी लेक्चर रिलेटेड बातें। तो मुझे लगता है कि ये सेशन मुझे यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, और मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।